गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा भी जिस समय जैसे लोग देख रहे हैं उसी के हिसाब से वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अनुपम शर्मा। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा, आफ्टर दैट नाउन्स के बारे में पढ़ा। अब उसी में हम एक दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनिएगा, प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या होता है, कितने काइंड्स के प्रोनाउंस होते हैं, उससे रिलेटेड कैसे एरर्स पूछी जाती है, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा ध्यान से। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रोनाउंस के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनसे सारे रिलेटेड जितने भी एरर्स होते हैं, कहां से एरर निकल के आती है, कैसे उनको सॉल्व करना, सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। बस आप जुड़ जाइएगा फटाफट। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोनाउन होता क्या है, हिंदी हम लोग जैसे बात करते हैं कि सर्वनाम, वैसे अगर बात करें जैसे संस्कृत में भी इसका इंपॉर्टेंस है, जो जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है वहां पर सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एक ना एक। तो सर्व एक होता है, सर्व मतलब कह सकते हैं सभी को नाम जो दिया जा सके, एक ऐसा नाम जो सबको दिया जा सके, वही होता है सर्वनाम। तो प्रोनाउंस का मतलब है कि ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे, नाउन की जगह प्रयोग किया जा सके, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह प्रयोग किया जा सके, वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, एक शब्द जो नाउन के बजाय प्रयोग कर दिया जाए, नाउन का यूज ना करके उसकी जगह यूज कर दिया जाए, वही कहलाता है हमारा प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर मैंने यहां पर लिख दिया राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, तो यहां पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, राम। ये हमारा एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है। अब यहां पर मैंने लिख दिया ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर कौन है, राम। राम के बारे में हम लोग बात करें। अब हमने दोबारा ये नहीं कहा कि राम एक डॉक्टर, मैंने फर्स्ट टाइम बोला राम मेरा दोस्त है, फिर मैंने कह दिया वह एक डॉक्टर। तो डॉक्टर कौन है, राम। दैट्स मीन राम की जगह पर हमने क्या लिखा, ही। तो ही इज द वर्ड दैट रिप्लेसेस राम। ही वही शब्द जो राम को रिप्लेस कर रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन वही होगा जो किसी नाउन को रिप्लेस करके लगाया जाता है, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक तरफ से हम लोग। तो इसके कई सारे काइंड्स हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत से काइंड्स हैं हमारे प्रोनाउंस के। पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो कई सारे प्रोनाउंस हैं। उन सारे प्रोनाउंस के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउंस, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इस वजह से एक एक पॉइंट अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। दैट्स मीन केवल इतना ही नहीं कि जो सिर्फ व्यक्ति के लिए ही यूज किया जाए। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है वो प्रोनाउन जो किसी पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं या किसी थिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। व्यक्ति या वस्तु के लिए जो यूज किया जाए वो होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं। एक होता है आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा हो गया आपका सेकेंड पर्सन और तीसरा हो गया आपका थर्ड पर्सन। याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन के प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। और इन्हीं से रिलेटेड हमें सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, किस जगह किस कंडीशन में कौन से नंबर का प्रोनाउन यूज होगा, किस केस में प्रयोग करेंगे, इनसे रिलेटेड क्या रूल्स हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अब होता क्या है। फर्स्ट पर्सन स्पेशली जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग खुद से स्टार्ट करते हैं। दैट्स मीन बोलने वाला व्यक्ति जब कोई बात आती है तो अपने को लेते हैं कि पहले हम हो गए। बोलने वाला व्यक्ति, स्पीकर, जो बात को बोलता है, बोलने वाला पर्सन जितने भी वर्ड्स हैं जो खुद के लिए यूज करता है वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैंने अपने लिए ही मैं बोला, तो इसका मतलब आई, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग, बोलने वाला बीन वाल वही बोल रहा है हम। तो याद रखिएगा
फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस क्या होते हैं? बोलने वाला व्यक्ति जो खुद के लिए यूज करता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो बात को सुनता है, जो सामने बैठा होता है वो सेकंड पर्सन होता है, या जिसके लिए बात की जाती है वो कहलाता है सेकंड पर्सन। ये क्या हो गया हमारा यू। और इसके बाद में बोलने वाला स्पीकर स्वयं फर्स्ट पर्सन, सामने जो सुन रहा है लिसनर वो हो गया हमारा सेकंड पर्सन। और इसके अतिरिक्त हम जिसके भी बारे में बात करते हैं, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई एनिमल हो, कोई थिंग हो, कुछ भी, उसके जो आते हैं वो होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। और इसके अंतर्गत आता है सी, ही, दे एंड इट। याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वो प्रोनाउंस जो बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए यूज करता है, आई और वी दो होते हैं। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू जो सुनने वाले के लिए यूज किया जाता है, एंड थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ये हमारे थर्ड पर्सन। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं एक टेबल बना देता हूं कि प्रोनाउंस का प्रयोग किस किस तरीके से किस केस में किया जाएगा और किस कंडीशन में। याद रहे अंत तक वीडियो देखो ध्यान से, सब कुछ इसी तीनों पर्सन के प्रोनाउन पर डिपेंडेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस यही पढ़ना है, किस कंडीशन में प्रोनाउन किस केस में यूज होगा, किस केस में और किस पर्सन का प्रोनाउन यूज करना, सारे पॉइंट्स इसी पर डिपेंडेंट है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वही हमें याद रखना है। तो देखिएगा, मैं एक टेबल बना देता हूं जिससे आपको कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड। आपने पढ़े भी होंगे इसके पहले, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा किस किस तरीके से हमें यूज करना है। देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैंने लिख दिया पर्सन, तो आपके पर्सन तीन पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। फिर हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब कि जब प्रोनाउन हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। फिर हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस। इसका मतलब है कि जब सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट जो भी प्रोनाउन है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद में होता है हमारा पजेसिव केस, पजेसिव केस हो गया। और फिर एक हो गया इसी में, अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए, जो पजेसिव केस है इसमें आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। एक एक पॉइंट क्लियर होगा, आप ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से रिलेटेड एरर्स क्या आएंगी, वो सारे पॉइंट्स यहीं पर आपको मिल जाएंगे। इसी चार्ट से ही आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि हमें किस कंडीशन पर कैसे किस पर्सन का प्रयोग करना है और किस केस में। अब देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन, मैंने अभी बताया था कि तीन पर्सन के आपके प्रोनाउंस होते हैं, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिए, नॉमिनेटिव केस, फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है, आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू। और थर्ड पर्सन में आता है आपका सी, ही, दे एंड इट। हो गया। नॉमिनेटिव केस का मतलब सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं हम, कि जब कोई प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्क करता है, वो कर्ता की तरह यूज किया जाता है, तो इसका मतलब वो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में है। जब कोई सेंटेंस, जब कोई प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य करता है, वो वर्ब के लिए कर्ता की तरह कार्य करता है, सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज किया जाता है, तो इसका मतलब वो सारे प्रोनाउंस आपके किस केस में होंगे, नॉमिनेटिव केस। इनका अगर अर्थ की बात करें तो मैं और मैंने, वी का अर्थ निकलता है हम या हमने, यू का मतलब तुम या तुमने या आपने, सी वह, ये फेमिनिन जेंडर के लिए आता है, फीमेल के लिए वह या उसने, ही मैस्कुलिन जेंडर में आता है, वह या उसने, दोनों सिंगुलर हैं। दे प्लूरल आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लूरल है चाहे वो आपका मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, इट एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, और इट छोटे बच्चों कीड़े मकोड़ों में यूज किया, जहां पर जेंडर क्लियर नहीं होता है वहां पर भी हम इट का यूज करते हैं। अब आई और वी, आई प्लूरल माना जाता है और सिंगुलर भी माना जाता है। प्रेजेंट में अगर बात करें तो आई के साथ एम का यूज करते हैं, पास्ट में आई के साथ वाज का यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अगर हम इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट के सेंस में आते हैं तो प्लूरल वर्ब भी आती है, जैसे आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ डू प्लूरल भी है। ठीक, अब हम केस की बात करें
तो जब वही आई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का कार्य करता है तो मी, और वी ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा तो अस। यू याद रखिएगा, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में एक ही तरह होता है, सिर्फ अर्थ बदलता है। तुम या तुमको ये अर्थ निकलेगा, यहां तुमने या तुम्हें ये अर्थ निकलता है। मैं तुमको पढ़ाता हूं, आई टीच यू, ऑब्जेक्टिव केस, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, ये सब्जेक्टिव केस, याद रखिएगा। उसके बाद सी में अगर बात करें तो हर, ही में अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, दे में ऑब्जेक्टिव केस होता है दियर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। ये आपके ऑब्जेक्टिव केस, दैट्स मीन जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज होंगे तो आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब बात आती है कि जब किसी वस्तु पर अधिकार बताया जाए, पोसेशन शो किया जाए, तो यहां पर माई और माइन, आवर प्लूरल माना जाता है तो आवर और आवर्स। यू की बात करें तो योर और योर्स, हर, हर्स, हेज, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है हेज। उसके बाद में दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर पॉजेसिव केस की बात करें तो दियर और दियर्स, और इट की बात करें तो इट्स, ये ठीक। ये हमारे पॉजेसिव केस, जब किसी पर पोसेशन होता है, अधिकार प्रकट किया जाता है, तो वो हमारा होता है पॉजेसिव केस। आगे बात करें, अब देखिएगा यहां पर अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों आते हैं सेकेंड पर्सन में। यू सिंगुलर भी वर्क करता है और प्लूरल भी वर्क करता है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात की गई है तो वहां पर योर सेल्फ आएगा, और कई सारे लोग हैं तो वहां पर योर सेल्फ जाएगा, प्लूरल आपका सेल्फ बनता है। उसके बाद में अब अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो हर सेल्फ सिंगुलर होता है, हिमसेल्फ ये भी सिंगुलर होता है, दे प्लूरल माना जाता है इसलिए आपको देमसेल्व्स करना है, और इट भी सिंगुलर है इस वजह से आपको इटसेल्फ करना है। अब ये आपका एक चार्ट बन गया, एक टेबल बन गई जो पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है। इसको आप ध्यान से समझते चलिएगा और सारे पॉइंट्स आपको ये से मिलेंगे। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ये प्रोनाउंस आते हैं, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत ये प्रोनाउंस आते हैं, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आपको सी, ही, दे और इट ये आते हैं। अब ये सेंटेंस में किस जगह पर लिखे गए, किस रूप में कार्य कर रहे हैं, वही कहलाता है हमारा केस। अगर वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट की वर्क कर रहा है ऑब्जेक्टिव केस, पोसेशन शो कर रहा है पॉजेसिव केस, और अगर निजवाचक खुद की बात स्वयं, जब स्वयं का अर्थ आता है, खुद का अर्थ आता है, नहीं ये मैं काम स्वयं करता हूं, अपने आप ऐसा काम करना चाहिए, तो वो आता है हमारा रिफ्लेक्सिव केस। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन याद, अब सुनिएगा ध्यान से। पॉजेसिव केस, जहां पर पॉसेसिव केस लिखा है वहां पर आपके पास पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन दो चीजें लिखी हैं। यहां से हमारा क्या आती है, क्या पॉइंट्स बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो एडजेक्टिव है, याद रहे पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव जो है ये कभी भी अकेले नहीं यूज होते, इनके साथ में वो नाउन का लिखना जरूरी होता है जिस नाउन पर ये अधिकार शो करते हैं। जितने भी हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं यूज होते हैं, इनके साथ में वो नाउन का लिखा होना जरूरी है जिस नाउन पर ये अधिकार प्रकट करते हैं। लेकिन ये पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन की तरह भी कार्य करता है, कब, लेकिन ये प्रोनाउन अकेले यूज होते हैं। अब इनके साथ किसी भी नाउन का जुड़ना कोई आवश्यक नहीं है, बिल्कुल अकेले आते हैं। कैसे, अब सुनिए ध्यान से। जैसे ऊपर लिख देते हैं आपके पास एग्जाम्पल टेबल, आप ध्यान सुनिएगा। अब देखिए इससे कैसे पॉइंट्स आते हैं। मैंने बोला क्या कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन जरूर जुड़ा होगा, उसके तुरंत बाद नाउन आएगा वो जिस पर अधिकार प्रकट करेगा, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन अकेले ही आते हैं। क्यों, देखिए लिखा है दिस इज माई बुक, और दूसरा देखिएगा लिख दिया जाए दिस बुक इज माई। दिस इज ये है, माई बुक मेरी किताब, यह
मेरी किताब है, माई किस पर शो कर रहा है, पोसेशन किस पर शो करता है, बुक पर, तो ये आपका माई बुक बिल्कुल सही है। अब देखिए वही बुक जब सब्जेक्ट के साथ आ गई, दिस बुक, कहने का मतलब जिस नाउन की हम बात करें, अगर वो नाउन पहले ही मेंशन कर दिया गया, उस नाउन के बारे में पहले से ही पता है, तो उस कंडीशन पर जब उस पे अधिकार बताएंगे तो तुरंत माई बदल जाएगा माई में। कभी भी माई अकेले यूज नहीं होता है, इसका मतलब है कि दिस बुक इज माइन। अब ये सही है, एरर यहीं से आती है, सेंटेंस ऐसे लिखा होगा दिस बुक इज माई, माई कभी भी अकेले प्रयोग नहीं होगा। सेम है माई, आवर, योर, हर, हिज, बिल्कुल पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे। इस वजह से इन सब के साथ में उस नाउन का लिखना जरूरी है जिस नाउन पर उनका अधिकार प्रकट किया जाता है। लेकिन जब वही नाउन पहले से ही मेंशन कर दिया जाए तो ये एडजेक्टिव तुरंत प्रोनाउन में बदल जाएंगे। तो प्रोनाउन में जब बदलेंगे तो अब उनके साथ कभी भी नाउन नहीं लिखा जाएगा, वो अकेले ही आएंगे। दिस बुक इज माइन या दिस इज माइन बुक, ये भी नहीं होगा कि दिस इज माइन बुक, नेवर, दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माइन, याद रखिएगा। तो पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव केस है तो एडजेक्टिव में उस नाउन का लिखा होना जरूरी है, जबकि प्रोनाउन अकेले ही यूज होते हैं। क्लियर, ये पॉइंट आप बहुत जरूरी है। देखिए अब इससे रिलेटेड और पॉइंट्स बताते हैं, क्या क्या प्रोनाउन, सब कुछ इसी आपको टेबल से ही मिलेगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। तो पहला एक पॉइंट मैंने बताया कि अगर हम बात करें तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट यही आया कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का जुड़ना जरूरी है, जबकि पजेसिव प्रोनाउन अकेले ही प्रयोग होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया एग्जांपल, दिस इज माय बुक, दिस बुक इज माइन, कहीं पर भी हो ऐसे ही। तो जब ये प्रयोग होंगे तो कभी भी इनमें कोई नाउन नहीं जुड़ेगा और ये बगैर नाउन के प्रयोग नहीं होंगे। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये जो लिखा हुआ है आई सिंगुलर है, माई सेल्फ, वी प्लूरल है, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स आएगा, कभी आवर सेल्फ नहीं होगा। योर सेल्फ दोनों हो जाएगा, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में होता है। हर सेल्फ सिंगुलर ही है, हिम सेल्फ सिंगुलर ही है, मेल फीमेल ध्यान रखना है। देम सेल्फ प्लूरल होता है और इट सेल्फ अपने आप में सिंगुलर है। इनसे रिलेटेड पॉइंट्स क्या है, सेंटेंस कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता। एरर क्या आती है, सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका लिख देता है, वही गलत है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट का वर्क नहीं करता, याद रखिएगा। सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का वर्क नहीं करता है, याद रखिएगा। जैसे लिख देता हूं कि आपका एग्जांपल, तो मैंने पॉइंट यही बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं किया जाता, कभी भी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होगा। अगर वो यूज किया गया है तो आप जिस पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके पहले तुरंत उसकी जगह या उसको रिप्लेस करके उसी का सब्जेक्टिव केस लगा देंगे। जैसे लिख दिया जाए माई सेल्फ कुक फूड डेली, ये आपका सेंटेंस एरर है। माई सेल्फ, खुद स्वयं खाना बनाता, तो खाना बनाता कौन है, मैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो निजवाचक है, तो केवल इंडिकेट करता है, अपनापन दर्शाता है, लेकिन कार्य तो कोई व्यक्ति करेगा, तो जो कार्य करने वाला होता है वही होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब नॉमिनेटिव केस, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आई माई सेल्फ कुक फूड डेली। अब ये सेंटेंस सही हो गया, या आप माई सेल्फ को हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माई सेल्फ, तो जैसे हम लोग कई बार ध्यान रखिएगा इंट्रोडक्शन देते हैं अपना, तो माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में ऐसे आपस में बातचीत करने में नॉर्मल बोल देते हैं, वो चल जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली एरर है। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, हमेशा वो सब्जेक्टिव केस से स्टार्ट करेंगे। तो किसी भी पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए, अगर वो सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो याद रखिएगा कभी भी सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं होता, तुरंत उसी पर्सन का आपको सब्जेक्टिव केस यूज कर देना है। तो सेकंड पॉइंट आपका ये निकल गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, कभी सब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखिए उस पर्सन का नॉमिनेटिव केस आपको लिखना पड़ेगा।
दैट्स क्लियर। आपका पॉइंट बिल्कुल आप ध्यान सुनते चलिएगा, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। आज आप बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स होंगे जो पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड है, एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा। आप ध्यान सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस आप जुड़े रहिए, फटाफट आप हम सब देते रहिएगा। और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए ये आपका क्लियर हो गया। सेंटेंस कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है। इनसे रिलेटेड एरर्स आपको याद रखना है कि कैसे कैसे आपको रिलेटेड एरर्स यहां से मिलेगी। सब देखते रहे, ठीक। अब एक चीज और, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अगर जो हमारा नाउन लिखा हुआ है सिंगुलर है और वो मेल को इंडिकेट करता है, तो उस कंडीशन में हिमसेल्फ आएगा। तो छोटी सी बात है, होती है जिसे राम खुद अपना काम करता, राम सिंगुलर है, मेल है, हिमसेल्फ आएगा। लिख दिया जाए गरिमा सिंगुलर है, फीमेल है, हरसेल्फ आएगा। और अगर प्लूरल सेंस में आता है तो देमसेल्फ आएगा। याद रखिएगा, ये आपका बिल्कुल मतलब जिसके लिए यूज किया गया उसी पर्सन के प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। ये टेबल आप ध्यान रखिएगा किस प्रकार से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, लेट के बाद याद रखिएगा, लेट के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन हमेशा किस केस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस में आता है, कभी भी वो आपका नॉमिनेटिव केस में प्रयोग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एरर कैसे आती है, जैसे लिख दिया जाए लेट ही गो। एरर लेट ही गो बिल्कुल गलत है। लेट के बाद आने वाला आपका प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। याद रहे, लेट मी गो, लेट मी आएगा, लेट हिम, लेट देम। लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, वो कभी भी आपका सब्जेक्टिव केस में नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर ये एंड से दो प्रोनाउन कनेक्ट हो जाए, एंड से दो प्रोनाउन कनेक्ट भी हो गए, उस कंडीशन में भी लेट से स्टार्ट, इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। लेट ही एंड मी, तो लेट ही एंड मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन ही नहीं, इसका मतलब हिम करना पड़ेगा। तो लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अगर एंड से दो भी कनेक्टेड है, उस कंडीशन में भी आएगा। लेट हिम एंड आई अगर लिखा है तो ये आई आपका गलत है। लेट हिम एंड आई अगर दिया गया तो हिम तो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो आप सोचेंगे नहीं अब एंड के बाद आया नॉमिनेटिव केस हो सकता है, नहीं, आपका रहेगा तो वो किस में रहेगा? ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा। तो लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। क्लियर? आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इस कंडीशन में हमें किस केस में प्रोनाउन यूज करना है। इसी टेबल से रिलेटेड सब कुछ आएगा, आपको बस ध्यान से सुनते चलना है। तो अब इरेज कर दें, नोट हो गया कि लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, अगर सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो आप ये ध्यान सुनिएगा कि सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सब्जेक्टिव केस में ही आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए, हो सकता है कभी कभी जैसे सेंटेंस है तो सेंटेंस में अब सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो कई बार आपका ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में एक नाउन लिखा हुआ है, एक प्रोनाउन लिखा हुआ है, कुछ भी हो, चाहे आपका एक नाउन एक प्रोनाउन या दोनों प्रोनाउन हो, हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट की जगह वर्क कर रहा है तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। ये छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल क्लियर है। अब सब्जेक्ट तरह आएगा तो सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में। अब एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, 3 पर्सन के प्रोनाउंस हैं। बिल्कुल, सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह अकेला एक पर्सन का प्रोनाउन आ सकता है। आई एम टीचिंग, आई फर्स्ट पर्सन, वी आर प्लेइंग, वी फर्स्ट पर्सन, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, तुरंत वर्क। यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ आप अकेले हैं। ही इज प्लेइंग, ही अकेला एक सब्जेक्ट है। शी वाज राइटिंग,
वो लिख रही थी, सी अकेला है, दे वर प्लेइंग वे खेल रहे थे, दे अकेला सब्जेक्ट है। कहने का मतलब हमारा ये है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर किसी भी पर्सन का कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि एक साथ सब्जेक्ट में दो प्रोनाउन एंड से जुड़ जाएं, हो सकता है एक साथ तीनों पर्सन के प्रोनाउंस आ जाएं। उस कंडीशन में आप क्या एरर होने की संभावना कर सकते हैं वो देखिएगा। सेंटेंस में यदि एक साथ तीनों पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो सेंटेंस में अगर एक साथ तीनों पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह पर कार्य कर रहे हैं, तीनों पर्सन के प्रोनाउन, उस कंडीशन में आपका ऑर्डर क्या रहेगा? क्या करेंगे आप? जब मैंने बोला कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लिख दें, लिखा जाए ही इज प्लेइंग, दूसरा लिख दिया मैंने आई एम प्लेइंग, फिर मैंने लिख दिया यू आर प्लेइंग। अब देखिए ही थर्ड पर्सन, आई आपका फर्स्ट पर्सन, यू आपका सेकेंड पर्सन। अब यहां पर एक एक सब्जेक्ट बिल्कुल सही, वो खेल रहा है, मैं खेल रहा हूं, आप खेल रहे हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह तीनों पर्सन का प्रोनाउन एक ही साथ यूज कर दिया जाए, तुम, मैं और वह तीनों लोग खेल रहे हैं, उस कंडीशन में आप कैसे यूज करेंगे? तो पॉइंट है कि जब एक साथ तीनों पर्सन का प्रोनाउन यूज किया जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो ऑर्डर होता है प्रोनाउन का, वो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। याद रखिएगा, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, आफ्टर दैट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज किया जाता है। अब जैसे अगर हम एक साथ ये एग्जांपल लिख दें तो उस कंडीशन में हमारा प्रोनाउन का ऑर्डर क्या रहेगा? अगर देख लीजिए आई, यू एंड ही आर प्लेइंग, अब ये हमने लिख दिया, आई मैं, तुम और वह खेल रहे हैं, यहां पर अलग अलग थे, अब मैंने लिख दिया मैं, तुम और वह खेल रहे हैं। याद रखिएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं तो उनका ऑर्डर हमेशा 2, 3, 1, यही आपका ऑर्डर रहेगा प्रोनाउंस का। याद रखिएगा, इसी ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? यू, फिर क्या आएगा? ही, उसके बाद क्या आएगा? आई, फिर आएगा आपका वर्ब आर प्लेइंग। अब क्लियर? सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ यूज किए जाते हैं तो उनका ऑर्डर हमेशा 2, 3, 1। दैट्स मीन सबसे पहले आपको सेकंड पर्सन लिखना पड़ेगा, उसके बाद थर्ड पर्सन लिखना पड़ेगा और लास्ट में एंड के साथ में फर्स्ट पर्सन लिखना पड़ेगा। याद रहे, यहां से आती है आपकी ऑर्डर बदल देता है, वही गलत है। अब आप ये भी माइंड में आ रहा है कि जरूरी तो नहीं कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन है, बिल्कुल सही, दो पर्सन के प्रोनाउन आ सकते हैं, दो पर्सन के प्रोनाउन आ सकते हैं, एक नाउन और एक प्रोनाउन आ सकता है, दो नाउन और एक प्रोनाउन आ सकते हैं। कुल मिलाकर ऑर्डर यही रहेगा, आपको सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन इसी क्रम में लिखना है। अब अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो 2, 3, सेकंड पर्सन नहीं है तो 3, 1। कुल मिलाकर के जिस पर्सन का प्रोनाउन नहीं है वही चीज हटा देना, लेकिन ऑर्डर नहीं बदलेगा, ऑर्डर नहीं बदलेगा, वो ऐसा ही रहेगा। ठीक, क्लियर हो गया पॉइंट? तो पॉइंट हमारा यही निकल के आया कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उनका ऑर्डर हमेशा 2, 3, 1, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन आता है। याद रहे, जिस पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, अगर दो ही पर्सन है तो उसी पर्सन का प्रोनाउन हटा देंगे, लेकिन ऑर्डर नहीं बदलेंगे। सेकेंड पर्सन नहीं है तो आपका सेकेंड पर्सन हट जाएगा, इसको हटा दिया हमने, तो अब इसका मतलब क्या है? 3, 1 आ गया, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका सेकेंड पर्सन दिया गया हो, थर्ड पर्सन ना हो तो 2, 1 आ गया, थर्ड ना हो। कुल मिलाकर के जिस पर्सन का प्रोनाउन नहीं दिया गया उसी पर्सन को हटा देना है, लेकिन ऑर्डर यही 2, 3, 1 या 2, 3 या 2, 1, 2 नहीं है तो 3, 1, 3 नहीं है तो 2, 1, 1 नहीं तो 2, 3, बस ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? ये हमारा पॉइंट हो गया। लेकिन एक पॉइंट याद रहे, एक कंडीशन ऐसी भी होती जब इनका ऑर्डर बिल्कुल सीरियल से होता है, 1, 2 और 3 तीनों आपका
एक सीरियस होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है कब, आप सुनिएगा, वो ध्यान रखिएगा, जब कोई बात ऐसी की जिसमें किसी गलत कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया गया हो। कोई भी ऐसा गलत काम है जहां पर इन्होंने कुछ गलत कार्य किया, उस ऐसे सेंस में हमारा ऑर्डर 1, 2 और 3 ही रहता है। कोई गलत कार्य किया गया, कुछ नुकसान हुआ, कोई भी ऐसा गलत काम हुआ, तो उस कंडीशन में जब रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ऐसी कंडीशन पे इनका ऑर्डर यही होता है 1, 2 और 3। तब उनको एक ही ऑर्डर में लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ यूज किए गए हैं तो हमेशा इनका ऑर्डर 2, 3, 1, मतलब पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद आपका थर्ड पर्सन, लास्ट में मेरा फर्स्ट पर्सन। ठीक, जो इस पर्सन का प्रोनाउन ना हो उसी को स्किप कर देना, बट ऑर्डर इज नॉट चेंज्ड। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड हमारा दूसरा पॉइंट, जब हम किसी से कंपेयर करते हैं, तुलना भी की जाती है। तुलना होती है, राम इज टॉलर देन मी, ही इज एज फैट एज आई। तो तुलना अगर करते हैं तो कंपेयर करने पर, जब हम किसी से कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर हमारा देन भी आता है और कंपेयर करने पर एज भी आता है। तो इसके बाद अगर हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो याद रखिएगा कि अब अगर जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो हमें किस केस में लिखना है, नॉमिनेटिव केस। जब हम किसी से तुलना करते हैं तो तुलना करने पर कंपेयर करेंगे, जैसे एक एग्जांपल लिख दिया जाए, ही इज टॉलर देन आई, या लिख दिया जाए ही इज नॉट एज टॉल एज आई। कोई भी सेंटेंस कैसा भी लिख दिया जाए। अब देखो यहाँ टॉलर देन कंपेयर है, तुलना की जाए देन लिखा है और यहां पर क्या लिखा है, एज। तो मैंने क्या बोला कि जब तुलना करते हैं तो देन और एज के बाद आने वाला प्रोनाउन आपका हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही लिखा जाता है। लेकिन कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव केस भी मिलेगा, लेकिन ये याद रहे देन के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आपका चल जाएगा, लेकिन एज के बाद में नॉमिनेटिव केस ही रहेगा। आप इसको लिख सकते हैं इज टॉलर देन मी, सही लग रहा है, आपको गलत नहीं लगेगा। लेकिन अगर एरर कभी फाइंड आउट करने को आती है, अगर यहां से एरर आती है तो उस कंडीशन पर फिर आपको करेक्शन में नॉमिनेटिव केस ही करना पड़ेगा। तो पॉइंट हमारा ये निकल के आया कि अगर हमारी तुलना होती है तो कंपेयर करने पर देन और एज के बाद आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। नॉमिनेटिव केस रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में यूज नहीं किया जाता। ओके, क्लियर हो गया। बस देन के बाद आपका कभी कभी ऐसा होगा कि ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया जाता है, लेकिन एरर फाइंड आउट करने को आएगा तो आपको नॉमिनेटिव केस ही करना है। तो अगला ये पॉइंट आप क्लियर हो गया कि कंपेयर करने पर देन और एज के बाद हमेशा हमारा नॉमिनेटिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, ये इरेज कर दें। आप देखिए सब कुछ आपको इसी टेबल से मिलेगा, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड टेबल है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं सब आपको इसी टेबल से रिलेटेड पॉइंट्स सीखने। जितने पॉइंट्स बताए आप ध्यान से सुनते चलिएगा, अंत तक वीडियो को देखेगा आप, इससे एक एक पॉइंट की वजह कुछ भी आपको इससे बाहर नहीं मिले। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए अगर इनसे रिलेटेड है आप आसानी से कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा और शेयर भी करते चलिए, फटाफट लाइक करते चलिए। तो चलिए अगला पॉइंट आप नोट कर लिया होगा। आप एक बार में क्लियर है तो 2 बार वीडियो देखेंगे, 3 बार देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको इरेज कर दें, आप स्क्रीन शॉट कर ले, तो ये हमारी टेबल है, तो फिर हम आगे पॉइंट्स आपके लिखते चलते हैं, इसी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स। तो ऐसे आपको फिर देखिए, तो अब हम इसी टेबल से रिलेटेड जितने भी हैं सब पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कैसे कैसे पॉइंट्स आते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक, तो अभी मैंने बताया कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, तो उनका ऑर्डर 2, 3, 1, दैट्स मीन पहले सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आफ्टर दैट फर्स्ट पर्सन, ये बताया था मैंने। उसके बाद में आप देखिएगा फिर क्या होता है। अब इन तीनों पर्सन से रिलेटेड एक रूल और क्या है, सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के प्रोनाउन है, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है। अब अगर हो सकता है, सुनिएगा ध्यान से, यहां पर हमने क्या लिख दिया,
ही, सॉरी, यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई। फिर हमने यहां पर लिख दिया यू, सी एंड वी। ये सब सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह है, ठीक। आफ्टर दैट दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया ही एंड आई, या ये थर्ड पर्सन हो गया, या हमने लिख दिया यू एंड आई, कुछ भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अब देखिए एक मिनट, हम यहाँ पर आपका आई लिख सकते हैं और वी, दोनों हैं, दोनों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, कुछ भी। ये थर्ड पर्सन तो ही, सी, इट, दे, कोई पर्सन हो सकता है। कुल मिलाकर हमें पर्सन देखना है कि यहाँ पर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन दोनों है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, तीनों पर्सन के प्रोनाउंस हैं। सी की जगह ही भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, क्योंकि इसमें कई प्रोनाउंस होते हैं। ऐसे यहाँ पर इसकी जगह ही, सी, दे कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये आई और वी तीसरा, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने लिख दिया, देखो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ है। उसके बाद में अब हमने लिख दिया यहाँ पर ही एंड, सॉरी, यू एंड ही, कुछ भी लिख दो, सी हो जाए, ही हो जाए, या यू एंड दे। अब हम बताने का मतलब क्या, ध्यान समझिएगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर, सेंटेंस हमारा जब स्टार्ट है तो सब्जेक्ट के प्लेस पर तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ सकते हैं, यू, ही एंड आई, यू, सी एंड वी। ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन की जगह आपका दे भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। ये तीनों पर्सन के प्रोनाउन नहीं है, सिर्फ दो पर्सन के प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। या यहां पर सिर्फ दो है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यहां पर फर्स्ट पर्सन नहीं है। ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इन्वॉल्व है तो दोनों कंडीशन में आगे जब भी आपका पजेसिव एडजेक्टिव की बात या पजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो हमेशा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा। दैट्स मीन हमेशा आवर आएगा। आवर का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन, वो भी प्लूरल। देखो हमारा बताने मतलब आप समझिएगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह तीनों पर्सन के प्रोनाउन है। अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन है तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन तो इन्वॉल्व है। तो याद ही रखिएगा कि तीनों कंडीशन, फर्स्ट पर्सन अगर इन्वॉल्व है, देखो सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सिर्फ थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और, मतलब हमने ये देखा कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इन्वॉल्व है तो आगे जब भी हमारा सेंटेंस में कहीं पर हमारा पजेसिव एडजेक्टिव की बात करेगा, पजेसिव प्रोनाउंस की बात करेगा, हमेशा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा और वो भी प्लूरल आएगा। हमेशा आगे आपका आवर ही मिलेगा, फिक्स है। एक एग्जांपल लिखते हैं, आपको यहां से क्लियर होगा। जैसे लिख दिया जाए यू, he and I should do our work. क्लियर? यू, तुम्हें, उसे और मुझे अपना कार्य करना चाहिए। जो अपना का सेंस आ रहा है, जो पोसेशन शो कर रहा है, तो हमेशा याद रहे अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इन्वॉल्व है तो आपको हमेशा प्लूरल ही आएगा, आवर, सिंगुलर माई कभी नहीं आएगा। सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया गया है तो उस कंडीशन में आगे जो हमारा रूल है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, दैट्स मीन आवर का ही प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल और लिख दिया जाए, इसे लिख दिया जाए यू एंड आई लिख दें, या लिख दिया जाए ही एंड वी। तो दोनों कंडीशन में आपको किसका यूज करना है, आवर का यूज ही आएगा।
याद रहे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इन्वॉल्व है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर दिया गया है, तो आगे जो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन जो भी आएगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल ही आएगा। आवर का ही यूज करना है, उसके अतिरिक्त कभी हिज, हिर, हर या दियर या योर का यूज नहीं किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन को हम प्रेफरेंस देते हैं, याद रखिएगा कि हमें फर्स्ट पर्सन को ही प्रेफरेंस देना है, क्या यूज किया जाएगा? आवर। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन नहीं इन्वॉल्व है तो उस कंडीशन पर फिर हमें किसको प्रेफरेंस देना है? सेकेंड पर्सन को प्रेफरेंस देना है। फिर हमें योर लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल लिख दिया जाए कि यू एंड सी हैव डन। अब अगर आपने सोचा कि यहां पर हम डियर लगा दें, दो लोग हैं, या सी के अकॉर्डिंग हम यहां पर हर लगा दें, तो गलत है। आपको क्या लिखना पड़ेगा? योर। यू एंड सी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन दो हैं। यू एंड सी हैव डन योर वर्क। तुमने और उसने अपना कार्य कर लिया है। तो फिर से एक बार ध्यान रिपीट करें तो ध्यान सुनिएगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर फर्स्ट पर्सन का सेंटेंस प्रोनाउन दिया गया है तो आगे आपका जो भी आएगा वो हमेशा प्लूरल आवर ही यूज किया जाएगा। उसके अतिरिक्त आपका ना तो सेकेंड पर्सन ना तो थर्ड पर्सन कोई नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट पर्सन का प्लूरल ही आएगा। सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन इन्वॉल्व है तो आपको हमेशा आवर का यूज ही करना है अगर आगे पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं इन्वॉल्व है तो सेकंड पर्सन को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, फिर हमको सेकंड पर्सन करना है। और अगर ये चीजें नहीं है तो फिर हमें ध्यान रखना कि अगर सिंगुलर प्लूरल जैसी बात करें वैसे लिख देना है। ठीक, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन अगर शामिल है सब्जेक्ट की जगह पर तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आवर, अब पर्सनल पजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है या पजेसिव प्रोनाउन कुछ भी आएगा आवर ही, प्लूरल ही आएगा। ठीक, चाहे तीनों पर्सन शामिल हो या सिर्फ दो पर्सन हो, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, यहां पर सेकेंड थर्ड फर्स्ट दोनों। तो किसी भी कंडीशन में आपको करना क्या है कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल ही आएगा और अगर फर्स्ट पर्सन इन्वॉल्व नहीं है तो आपका सेकेंड पर्सन आएगा। क्लियर? ये हो गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर इससे रिलेटेड। याद रखिएगा अगर सेकेंड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, अकेले अकेले है, आई शुड डू माई वर्क, आई के साथ माई आएगा, यू के साथ यूर आएगा, ई के साथ ही जाएगा, सी के साथ हर आएगा, दे के साथ दियर आएगा, उससे कोई बात, अकेले के लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन दोनों ऐड है, मतलब दो थर्ड पर्सन के तो प्लूरल हो गया तो दियर आएगा। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन केवल ही एंड सी दोनों थर्ड पर्सन है तो दोनों थर्ड पर्सन एंड से कनेक्टेड है तो आगे प्लूरल आएगा। ठीक, याद रखिएगा। इरेज कर दें, आगे देखिए, ध्यान से सुनते चलिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने ये बताया कि अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें आइदर आर, नाइदर नॉर, या हम सिर्फ कर दें और, आइदर आर नाइदर नॉर, इस कंडीशन में यहां पर देखिए कोई भी प्रोनाउन हो सकता है। एक प्रोनाउन यहां पर आएगा, एक प्रोनाउन यहां पर आएगा, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आए, आइदर फिर एक नाउन या प्रोनाउन फिर एक यहां पर नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आता है। अब याद रखिएगा आगे जो सेंटेंस में वर्ब आएगी वो वर्ब और जो आपका प्रोनाउन आएगा ये प्रोनाउन हमेशा, अब देखो मैं बात करता हूं नॉर्मल, यहां पर लिख दें ए और बी, ये ए और बी का मतलब कोई भी एक नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आए, यहां पर नाउन लिखा गया हो या प्रोनाउन लिखा गया हो, कुछ भी लिखा गया हो, ही, यू, आई, वी, जो भी है, आप आगे जो वर्ब लगाओगे और जो आगे प्रोनाउन लगाओगे वो हमेशा अकॉर्डिंग टू बी। याद रहे कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आइदर आर नाइदर नॉर या और से कनेक्टेड है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट
आइदर आर नाइदर नॉर और आर से कनेक्टेड हैं तो आगे जो वर्ब आएगी और जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा बी के अकॉर्डिंग आएगा, कभी पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। एग्जांपल लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए यहां पर आइदर यू आर आई, आइदर यू आर आई, या तो तुमने या तो मैंने। तो मैंने क्या बोला, एंड वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई, बाद वाले अकॉर्डिंग। तो वही मैं बोल रहा हूं, आइदर यू आर आई एम, या तो तुम या तो मैं। अब देखिए डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, या तो तुम या तो मैं अपना कार्य कर रहा हूं। तो वर्ब जो लगाई गई वो भी इस अकॉर्डिंग आई और जो प्रोनाउन लगाया गया वो भी इसी अकॉर्डिंग आया। तो हमारा पॉइंट यही है, याद रखिएगा आइदर आर नाइदर नार और इनसे कनेक्ट होने पर आगे वर्ब और प्रोनाउन दोनों अब दूसरे वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट बता देते हैं, अगर इसी जगह कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से कनेक्टेड है, इसी जगह कोई दो नाउन या प्रोनाउन विद से कनेक्टेड है, इसी जगह याद रखिएगा विद से आ जाए, एज वेल एज से आ जाए या टुगेदर विद से आ जाए, बिसाइड्स आ जाए या लाइक, कुछ भी, ये हमारे कोई भी प्रीपोजिशन यहां पर लगे हैं, इनमें किसी भी प्रीपोजिशन से किसी भी तरीके से, अब आपको ध्यान रखिएगा एक नाउन या प्रोनाउन यहां पर आ गया, एक नाउन या प्रोनाउन यहां पर आ गया, अब आपको जो वर्ब लगानी है या जो भी प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा, अब आप समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू ए, पहले वाले अकॉर्डिंग। ठीक, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर आइदर आर नाइदर नार और इनका यूज किया गया तो सेंटेंस में आगे वर्ब और प्रोनाउन दोनों हमेशा सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगा। ये सिंगुलर है तो सिंगुलर है, प्लूरल है तो प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का। लेकिन अगर एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, लाइक, इनसे कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन कनेक्टेड है तो अब आगे जो हमारी वर्ब या जो प्रोनाउन जो भी आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, पहले वाले अकॉर्डिंग आएगा। ठीक, क्लियर। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो हम एक एग्जांपल लिख देते हैं, आप उससे क्लियर हो जाएगा। लिख दिया जाए गरिमा विथ, अब देखो गरिमा विथ, गरिमा जा रही थी, अब गरिमा साथ में, तो साथ है तो क्या आएगा, हर पेरेंट्स वाज गोइंग होम। अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं गोइंग टू हर हाउस। ध्यान समझिए मैंने क्या बोला, इनमें से किसी भी नाउन, किसी भी प्रीपोजिशन से कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन कनेक्टेड है तो उस कंडीशन में हमारी जो आगे वर्ब आएगी, जो प्रोनाउन आएगा, दोनों कंडीशन में फर्स्ट मतलब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। गरिमा विथ हर पेरेंट्स, गरिमा अपने पेरेंट्स है तो गरिमा और उसके पेरेंट्स दो लोग हैं, लेकिन हमारा जो प्रोनाउन जो वर्ब आई है वो किसके अकॉर्डिंग आई है, गरिमा के अकॉर्डिंग सिंगुलर है, वाज लगा है, और गरिमा के अकॉर्डिंग क्या लगा है, हर लगा, और यहां पर भी देखिएगा हर लगा है। तो एरर आएगा तो यहां पर एरर दियर कर सकता है क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल है, ये चीज हो, या यहां पर दियर कर देगा कि ये सोचकर कि तीनों लोग घर जा रहे हैं, गरिमा भी है, उनके पेरेंट्स भी हैं, तो तीन लोगों का प्लूरल हो गया, तो यहां दियर कर सकता है, बिल्कुल एरर है। आप याद रखिएगा एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, लाइक, इन दोनों से कोई भी प्रोनाउन कैसा भी कनेक्टेड है, आगे जो वर्ब और जो प्रोनाउन आएगा वो आपका पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही लगेगा और इनमें बाद वाले। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अन्य पॉइंट्स की ओर। और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप फटाफट देखिएगा।
नोट हो गया। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड दूसरे पॉइंट्स। और कौन से पॉइंट्स हैं, बिल्कुल आप सही से बस देखते जाइएगा, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगला पॉइंट, अगर हम बात करें कि कई बार सेंटेंस में अगर जीरंड है तो जीरंड के बाद जो प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक, जीरंड के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो वो प्रोनाउन आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे एक एग्जांपल, टॉकिंग हिम, उससे बात करना इज नॉट गुड। ठीक, टॉकिंग हिम इज नॉट गुड, उससे बात करना ठीक नहीं है। तो जीरंड के बाद जो प्रोनाउन आया वो क्या आया, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, जीरंड के बाद आने वाला प्रोनाउन वो हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। आगे अगला पॉइंट, अब अगर हम बात करें इन्फिनेटिव की, तो याद रहे अगर हम इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो उस कंडीशन में, इन्फिनेटिव अगर बात करें तो इन्फिनेटिव के बाद भी अगर हमारा प्रोनाउन आता है तो याद रखिएगा वो प्रोनाउन हमेशा किसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। चाहे जीरंड की बात करें चाहे इन्फिनेटिव की बात करें, दोनों कंडीशन में इन्फिनेटिव के पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। याद रखिएगा, जैसे एक एग्जांपल हम लिख देते हैं, आपका लिख दिया जाए आई, अगर हम पहले की बात करें, बात इकाई पर भी, दोनों कंडीशन में हमने यहां लिखा है प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्टिव केस, तो इसके पहले भी हम यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन में यहां पर अगर प्रोनाउन आएगा तो वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। जैसे लिख दिया जाए आई रिक्वेस्टेड हर टू गो होम, आई रिक्वेस्टेड हर टू गो, ये इन्फिनिटिव आ गई, उसके पहले हर लगा दिया। तो सेंटेंस में अगर हम बात करें तो इन्फिनिटिव अगर दी गई है तो इन्फिनिटिव अगर दी गई है तो उस कंडीशन में इन्फिनिटिव के पहले का प्रोनाउन, इन्फिनिटिव के बाद का प्रोनाउन, दोनों हमारे ऑब्जेक्टिव केस में ही होंगे। एक एग्जांपल और, आई रिक्वेस्टेड हर टू गो होम, मैंने उससे कहा, अब देखिए ये इन्फिनिटिव है, उसके पहले हमारा क्या आ गया, हर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर दिया गया। अब एक एग्जांपल और लिख देते हैं इस प्रकार से, जैसे लिख दिया जाए मोहन होप्स टू मीट मी सून। देखिए टू मीट, मोहन उम्मीद करता है, टू मीट मिलने की, किससे, मुझसे। अब यहां पर इन्फिनिटिव के बाद में लिखा गया है, यहां पर इन्फिनिटिव के पहले लिखा गया है। तो पॉइंट यही है कि सेंटेंस में जीरंड के बाद आने वाला प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन अगर इन्फिनिटिव लगी है तो इन्फिनिटिव के पहले प्रोनाउन लिखा जाए या इन्फिनिटिव के बाद में प्रोनाउन आए, दोनों कंडीशन में आपको ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही यूज करना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान सुनिएगा। मैंने यही बताया कि दोनों कंडीशन में आप इन्फिनिटिव के पहले या इन्फिनिटिव के बाद, दोनों कंडीशन में आपका क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करना है। आगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद जो हमारी वर्ब लगी होगी वो क्या वर्ब लगी होगी, टू बी। टू बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर्ब, कोई भी पार्ट। याद रखिएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद टू बी, कुछ भी है, इज, एम, आर, वाज, वर्ब, कोई भी, उसके बाद में अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन आपका हमेशा नॉमिनेटिव केस में आएगा। वो प्रोनाउन जब भी आएगा वो किस केस में आएगा, नॉमिनेटिव केस में आएगा। याद रहे कि आपको याद ये रखना है कि जब भी सेंटेंस में वर्ब की जगह टू बी का कोई फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर्ब या टू बी ही लगाओ, टू बी यही लिखा हो या टू बी का कोई भी फॉर्म दिया गया हो, आगे जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में आएगा। आप एग्जांपल देखिएगा, लिख दिया जाए इट
इज मी, हु इज योर फ्रेंड। अब देखिए यहां से रिलेटेड मैं 2 पॉइंट बता रहा हूं, 2 चीजें यहां से रिलेटेड मैं 2 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट तो इट इज मी, ये गलत है, इट इज आई, ठीक। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। जो वर्ब मैंने बताया, वर्ब टू बी के तुरंत बाद आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस, क्लियर। इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई, इट इज यू, इट इज दे, इट इज ही, इट इज सी, यही आएगा, कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, याद रखिएगा। दूसरा, अगर इसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा है तो उसके बाद में आने वाली जो वर्ब है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले लगे हुए प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही आएगी। 2 चीजें आप ध्यान से सुनिएगा, क्या एरर आपकी आ सकती है। पहला पॉइंट प्रोनाउन से क्या आया कि वर्ब टू बी के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में आएगा, कंफर्म है, नॉमिनेटिव केस ही आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया तो गलत है। लेकिन उसके बाद अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि जब सेंटेंस आएगा तो ये ऐसे ही पूछ जाते हैं, इट इज आई, ये मैं ही हूं जिसने तुम्हारी मदद करी थी, ये मैं नहीं था जो तुम्हारे साथ कल गया था। तो ऐसा जब सेंस आएगा तो इसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब हमेशा अपने से एंटीसीडेंट मतलब पूर्वत जो आपका लिखा हुआ प्रोनाउन इसी के अकॉर्डिंग आएगी। यहां पर जो भी आपका प्रोनाउन आएगा, सिंगुलर प्लूरल जैसा भी जिस पर्सन का है उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। ये आपकी एरर पूछी जाती है, या तो प्रोनाउन से रिलेटेड एरर कर देगा और या तो आपको वर्ब से रिलेटेड एरर कर देगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। याद रहे किस कंडीशन में हमें किस केस का प्रोनाउन यूज करना है, फटाफट करिएगा जल्दी से। नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला पॉइंट, इस कंडीशन में ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान से सुनिएगा, इस कंडीशन में हमें कैसे यूज करना है। और बाकी कुछ तो सिंपल पॉइंट्स है कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर कभी आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाना है तो या किस केस में लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है तो किस केस में। जैसा सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वहां पर प्रोनाउन का यूज करना है। हो सकता है कोई नाउन दिया गया हो तो नाउन के आधार पर हमें कैसे प्रयोग किया जाना है ये भी हमें याद रखना है कि किस कंडीशन पे हमें किस प्रकार से प्रोनाउन का यूज करना है। हाँ, एक पॉइंट, अगर किसी प्रीपोजिशन सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन आता है और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन हमेशा किस केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस। कहीं पर सेंटेंस में अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन के बाद जब हम अगर कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो वहां पर हमेशा ही लाफ्ड एट मी या हिम या हर, जो भी आप कुछ भी लिखेंगे तो प्रीपोजिशन के बाद कहीं पर भी कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। बिल्कुल सिंपल। आप 1-2 पॉइंट लिखेंगे बहुत ही क्लोज, थोड़ा सा जो डिफरेंस है और उसी से आपका प्रोनाउन बदल जाएगा। देखिए जैसे कोई भी 2 नाउन है, कोई 2 नाउन है, अब अगर एक ये नाउन लिखा हुआ है और उसके बाद एंड से दूसरा नाउन जुड़ा है, याद रखिएगा, द फिर एक नाउन फिर दूसरा नाउन, केवल यहां पर आर्टिकल लगा है, याद रखिएगा, फर्स्ट नाउन के पहले सेकेंड नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है। इस कंडीशन में जो हमारा प्रोनाउन और वर्ब जो भी आएगी, जो भी आएगा प्रोनाउन या वर्ब, कोई भी 2 नाउन, कोई भी 2 नाउन एंड से कनेक्टेड है, कोई भी 2 नाउन एंड से कनेक्टेड, आर्टिकल सिर्फ पहले वाले में लगा है तो वर्ब और प्रोनाउन जो भी आएगा वो हमेशा किस में आएगा, सिंगुलर। मतलब वो एक ही पर्सन के लिए यूज किए गए हैं। जैसे लिख दिया जाए कोई भी आर्टिकल, अब यहां पर दा लिख दिया है मैंने,
मोस्टली द आता है। हो सकता है कि कोई आपका आर्टिकल ए भी लग जाए, कोई भी आर्टिकल लिख दिया जाए, लेकिन मोस्टली द आता है। जैसे लिख दिया जाए द मैनेजर एंड क्लर्क इज इन हिज ऑफिस। ओके, मैंने क्या बोला, कोई भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड है, आर्टिकल सिर्फ पहले वाले में लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों एक ही पर्सन है, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही वस्तु है, तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों आपके सिंगुलर फॉर्म में ही आएंगे, याद रखिएगा। दूसरा, अब अगर आर्टिकल दोनों जगह लगा हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि अब आपको क्या करना है, प्लूरल आएगा। इसका मतलब ये आपके दोनों जो भी आप लगाएंगे वर्ब या प्रोनाउन, ये क्या आएंगे, प्लूरल आएंगे, क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग पर्सन है। सेम एग्जांपल लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए द मैनेजर एंड द क्लर्क। अब देखो यहां पर भी आर्टिकल लग गया, यहां पर भी आर्टिकल लग गया, दोनों जगह आर्टिकल है। अब यहां पर जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल। मैंने बोला द मैनेजर एंड द क्लर्क हैव सोल्ड देयर हाउसेस। क्लियर? मैंने क्या बताया, कोई भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड है, आर्टिकल सिर्फ पहले वाले में लगा है, तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर आएंगे। ठीक, आप ये ध्यान रखिएगा जेंडर क्या है, ये भी हो सकता है आपका जेंडर मैटर कर जाए, तो हिज या हर जो भी आ जाए। और अगर दोनों हैं, दोनों जगह आर्टिकल लगा है तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में फिर आपका दियर का प्रयोग किया जाएगा। याद रहे कि कोई भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड है तो हमारा जो प्रोनाउन आएगा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आर्टिकल सिर्फ एक जगह लगा है या आर्टिकल दोनों जगह लगा है। अगर आर्टिकल दोनों जगह लगा है, इसका मतलब है कि आपको याद रखिएगा यहां पर भी आर्टिकल, यहां पर भी आर्टिकल और एंड से कनेक्टेड है, तो उस कंडीशन पे हमें प्लूरल आर्टिकल और प्लूरल प्रोनाउन का ही प्रयोग करना होता है। दूसरा हमने यहां बताया था, प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, दो पॉइंट जो बचे वो क्लियर कर देते हैं आपको। एक नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए, आपके पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर देंगे, कहां कहां से हमें पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड पॉइंट्स आते हैं। चलिए देखते हैं लास्ट पॉइंट। सब आपको क्लियर हो गया लगभग जितने भी पॉइंट्स आते हैं इससे रिलेटेड आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। बस एक पॉइंट और है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते, जैसे कि हमारा जो केस इन पोजीशन होता है, केस इन पोजीशन का मतलब एक ही पर्सन है, उस पर्सन को और अदर वर्ड से कैसे संबोधित किया गया है, ऐसे शब्द जो उसी व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं, तो वहां पर अगर हमारा प्रोनाउन आता है तो किस कंडीशन में किस केस में प्रोनाउन आएगा। तो याद रखिएगा, जैसे लिख दिया जाए एक एग्जांपल में पहले है मोहन, फिर कॉमा, मोहन एक पर्टिकुलर नेम है। अब इसी को और कुछ वर्ड लिखे गए सिर्फ इसी पर्सन को इंडिकेट करने के लिए, तो वहां पर प्रोनाउन क्या आएगा, मोहन लिख दिया जाए माई सीनियर एंड कजन। मोहन, मोहन क्या है, मेरा सीनियर भी है और कजन भी है। इज गोइंग टू हिज हाउस टुनाइट। समझ आ गया आप मैं क्या कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति की बात कर दी जाए, कोई भी आपका नाम लिखा गया है और उसके लिए केस इन अपोजिशन, अपोजिशन केस इन अपोजिशन मतलब यही है कि कुछ ऐसे वर्ड
जो इसी को इंडिकेट करते हैं। तो उस कंडीशन में ध्यान रहे वर्ब और प्रोनाउन दोनों इसी के अकॉर्डिंग आएंगे, जो भी वहां पर लिखा जाएगा, जो भी लिखा होगा नेम उसी के अकॉर्डिंग आपका नाउन भी आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोनाउन भी आएगा। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स हमने आपको क्लियर कर दिए। इससे बाहर आपको कोई भी एरर आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन आपके देखो जितने प्रोनाउंस में जो भी है, हर जितने काइंड्स के प्रोनाउन होंगे उससे रिलेटेड प्रोनाउंस हमारे अलग अलग होंगे। आपको ये याद रखिएगा किस कंडीशन में क्या बताया, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो सारे हमारे क्लियर हो गए। बस आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सारे पॉइंट्स एक एक मैंने क्लियर कर दिए हैं, आप इसको अच्छे से एक दो बार देखिएगा तो सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, थम्स अप देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहे। आपको बिल्कुल बेस एक तरफ से सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल कहीं से कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं किया जाएगा। जब इसे एक एक पॉइंट क्लियर तो किसी प्रकार का कहीं से भी एरर आ जाए, किसी भी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम हो, कोई भी हमारा एकेडमिक एग्जाम हो, आप आसानी से सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करके उसको करेक्ट कर पाएंगे। ये आप बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अच्छे से मिलने से पढ़ते रहिएगा। आज ध्यान सुनते हैं, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट में आकर के बता सकते हैं, आप हल करिए क्वेश्चन। एरर अगर कहीं पर आपको नहीं समझ में आ रही है, सेंटेंस में क्या एरर है, तो आप हमें बताइएगा कमेंट में जाकर के। और चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, नए रूल्स के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। तब तक आप आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।